तो चलिए शुरू करते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले अध्याय में हम राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया, उससे संबंधित अनुच्छेद, कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो इसका उत्तर ए होगा, भारत का राष्ट्रपति। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? दोनों ए आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है, अतः दोनों भिन्न हैं। इसलिए ए सही है जबकि आर गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसमें भी हमारा सही उत्तर सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ए होगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो अनुच्छेद 53(1) में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका उत्तर ए होगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। तो इसका उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 53। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। ए प्रधानमंत्री में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। तो इसका उत्तर सी होगा, राष्ट्रपति में। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी सभी तीनों में। तो इसका भी सही उत्तर ए होगा, भारत के राष्ट्रपति। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन, संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। कारण, कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका उत्तर बी होगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं
परंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ए, लोकसभा अध्यक्ष। बी, राष्ट्रपति। सी, प्रधानमंत्री। डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर बी होगा, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए, प्रत्यक्ष रूप से। बी, राज्यसभा सदस्यों द्वारा। सी, लोकसभा सदस्यों द्वारा। डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। इसका सही उत्तर डी होगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। उपर्युक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। ए सही है परंतु आर गलत है। बी, ए गलत है किंतु आर सही है। सी, ए, आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो इसका सही उत्तर सी होगा। डी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, गलत है। बी, एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा। सी, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। डी, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसमें बी और डी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं। एकल हस्तांतरी मत प्रणाली और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। एक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कूट 1, 2 और 3 सही हैं। बी, 1, 3 सही है। सी, 1, 2 और 4 सही है। डी, 1, 3 और 4 सही। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 3, 4 सही हैं, क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य नहीं लिए जाते। विधानसभा यानी निम्न सदन के सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्न सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसे 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। राज्य के विधान परिषद के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं।
ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, बी दिल्ली तथा पुडुचेरी, सी दिल्ली तथा दमन दीव, डी चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, दिल्ली तथा पुडुचेरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये गलत होगा क्योंकि सिर्फ निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के अधिकारी होते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं की सभी निर्वाचित सदस्य, तो इसमें भी ये तीसरा भी गलत है क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी को ही यह प्रावधान दिया गया है 70वें संविधान संशोधन द्वारा। चौथा, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा, जिसमें कोई भी विकल्प नहीं मेल खाता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। पहला, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, दूसरा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, तीसरा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, चौथा राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3, क्योंकि राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य या न चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ए पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बी राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, सी राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, डी निर्वाचन मंडल की अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, क्योंकि निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी जब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता है न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, तो इसमें 50 प्रस्तावकों द्वारा होना चाहिए। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं क्योंकि पूर्व का क्वेश्चन है। आइए इसको भी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1957 में यथा संशोधित के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है और साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों, निर्वाचित सांसद एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। यानी आप 1997 से पूर्व प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या 10 थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य। दूसरा, एक निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य। तीसरा, आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100 की जनसंख्या। दूसरा, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो इसमें केवल हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका या सूत्र अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसके अनुसार केवल विकल्प बी सही है। सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल 1। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य निम्न सूत्र से निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक एमएलए का मत मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत की मूल्य गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान 708 होता है। अतः कथन 2 गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ए वह स्वयं प्रत्याशी है, बी उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सी वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, डी वह राज्य विधान मंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर वह उच्च सदन का सदस्य होगा यानी विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त फल को 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? ए 1991 की जनगणना, बी 1981 जनगणना, सी 1971 जनगणना, डी 1961 जनगणना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1971 की जनगणना। 42वें संविधान संशोधन
1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए. आयु 35 वर्ष हो, बी. पढ़ा लिखा हो, सी. सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, डी. देश का नागरिक हो। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पढ़ा लिखा हो। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रहनी चाहिए। इनमें से ए 1 सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1 और 3 सही है। इसका सही उत्तर बी होगा, 2 सही है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ए. चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, बी. अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी. निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, डी. एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता त्यागनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति हो जाता है या निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ए. अनुच्छेद 52, बी. अनुच्छेद 54, सी. अनुच्छेद 55, डी. अनुच्छेद 57। इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। अगला प्रश्न, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ए. भारत के महाधिवक्ता को, बी. संसद को, सी. भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए. अपने निर्वाचन की तारीख से, बी. संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी. अपने पद ग्रहण के दिन से, डी. निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए. लोकसभा स्पीकर, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर बी होगा, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 56(2). अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ए. लोकसभा अध्यक्ष, बी. भारत के उपराष्ट्रपति को, सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी. भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसका सही उत्तर बी होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56(1) के खंड 1 के खंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें भी हमारा सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है? ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो इसका सही उत्तर सी होगा, महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, संसद के किसी सदन द्वारा। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ए संसद के दोनों सदनों को, बी लोकसभा को, सी राज्यसभा को, डी लोकसभा के स्पीकर को। तो इसका सही उत्तर ए होगा, संसद के दोनों सदनों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो इसका सही उत्तर डी होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन, डी 30 दिन। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य की विधान परिषदें, डी राज्य की विधानसभाएं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्य की विधानसभाएं। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं, जबकि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति की निर्वाचक गण का भाग नहीं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी कार्यपालिका प्रक्रिया, सी न्यायिक प्रक्रिया, डी विधायी प्रक्रिया। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? ए 90 दिनों में, बी 6 माह में, सी 9 माह में, डी 1 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 6 माह में। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं।
अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। ए रिक्ति होने के तिथि से 6 माह के भीतर, बी रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, सी रिक्ति की तिथि से 9 माह बाद, डी रिक्ति की तिथि से 7 माह बाद। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? ए 1 माह, बी 9 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 6 माह। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अथवा अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ए 5 वर्ष, बी 1.5 वर्ष, सी 1 वर्ष, डी 6 माह। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 6 माह। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा, जो कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसमें सही उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय में खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। ए भारत का प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। ए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें भी कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि दोनों कथन और कारण दोनों गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है।
और ही साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। इस प्रकार कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ए 39वें, बी 40वें, सी 42वें, डी 44वें। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आइए इसको देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट, राज्य या उपमंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मंत्रिपरिषद। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। इसमें हमारा सही उत्तर ही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? ए राष्ट्रपति का आशय, बी राष्ट्रपति का निर्देश, सी राष्ट्रपति का विवेक, डी राष्ट्रपति की सहमति। तो इसमें हमारा उत्तर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय यानी इंटेंशन अभिव्यक्ति के भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए वह संसद का एक संगठक भाग है, सही है। बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। व्याख्या पुनः देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत ही कानून का रूप लेता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है। बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था ए हिंदू कोड बिल, बी पेप्सू विनियोग अधिनियम, सी भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, डी दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट यानी आत्यांतिक वीटो अर्थात अस्पष्टता सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चितकालीन समय के लिए लंबित रखने का प्रयोग किया था। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया माना जाएगा। इस प्रकार हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे सांवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वीवी गिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा उत्तर सी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है अर्थात इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। अगला प्रश्न, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्न में से किसे उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा के सभापति को। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयकों को आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार इसमें हमारा ई ऑप्शन सही होगा, दूसरा, तीसरा और छठा। व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए
विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ए. राजदूतों की नियुक्ति, बी. विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी. राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, डी. लोकसभा भंग करना, ई. संवैधानिक संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, विधेयकों पर स्वीकृति देना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? ए. संसद का सत्र आहूत करना, बी. संसद का सत्रावसान करना, सी. संसद की बैठक स्थगित करना, डी. अध्यादेश जारी करना। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। सी का संबंध राष्ट्रपति से नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठकों के स्थगन का अधिकार क्रमशः सभापति या उपसभापति और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को है। संसद का एक अंग होने के कारण राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर जब अपनी अनुमति देता है या यह अनुमति विधारित करता है, विधेयकों को पुनर्विचारार्थ सदनों को वापस लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को, जैसे संसद के सदनों का सत्र आहूत करना, सदनों का सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नाम निर्देशित करना, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। विधायी प्रकृति के अनेक कार्यों में अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य सर्वाधिक महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन विषयों पर उस समय संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो इसमें हमारा तीसरा, छठा, सातवां और आठवां राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। इस प्रकार इसमें हमारा ई ऑप्शन सही होगा, तीसरा, छठा, सातवां और आठवां। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ए. अनुच्छेद 121, बी. अनुच्छेद 142, सी. अनुच्छेद 123, डी. अनुच्छेद 124। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? ए. अनुच्छेद 360, बी. अनुच्छेद 123, सी. अनुच्छेद 200, डी. अनुच्छेद 356। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 123। संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है या इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें ए. अनुच्छेद 356, बी. अनुच्छेद 360, सी. अनुच्छेद 200, डी. अनुच्छेद 123। तो हमारा सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 123। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसमें हमारा उत्तर ए 4 ऑप्शन दिए। ए 1 माह, बी 6 सप्ताह, सी 8 सप्ताह, डी 6 माह। तो इसमें हमारा उत्तर बी होगा, 6 सप्ताह। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए।
अगला प्रश्न, निम्न में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला, वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और तीन। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, केवल एक और तीन। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 239 का 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग यानी अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल, डी उपरोक्त सभी। इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ए अनुच्छेद 160 में, बी अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 165 में, डी अनुच्छेद 310 में। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 160 में। संविधान की अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 32। तो इसमें हमारा उत्तर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियाँ, सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ए अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के सदनों को संदेश भेजना, डी क्षमादान करना। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना। संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दतः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए क्षमादान करे,
बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। तो इसमें हमारा सही उत्तर भी होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। ए विधायी शक्ति है, बी न्यायिक शक्ति है, सी कार्यपालिका शक्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पांचवा प्रविलंबन, छठवां रोक, सातवां निरंतरता। तो इसमें छठा और सातवां यानी रोक और निरंतरता शामिल नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? पहला वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक और विधिक, तीसरा राजनीतिक और नाम मात्र, चौथा संवैधानिक और नाम मात्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 2 और 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा 2 और 4, यानी औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए? पहला संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। व्याख्या देखते हैं। संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151(1) एवं 338(6) के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी लोकसभा को भंग करना, डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। इसमें हमारा सही उत्तर भी होगा, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपबंध का से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राष्ट्रपति को। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है।
तीसरा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ए, स्वयं राष्ट्रपति, बी, लोकसभा अध्यक्ष, सी, राज्यसभा के सभापति, डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ए, बिहार, बी, हरियाणा, सी, दिल्ली, डी, उत्तर प्रदेश, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बिहार से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सीवान जिले में हुआ था। वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ए, उत्तर प्रदेश से, बी, आंध्र प्रदेश से, सी, बिहार से, डी, तमिलनाडु से। तो इसका सही उत्तर सी होगा, बिहार से। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 52, 1952 से 1957, 1957 से 1962 भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनमें से 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके उपरांत 1952 एवं 57 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति ए, बीबी गिरी, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही उत्तर ए होगा, बीबी गिरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ए, एस राधाकृष्णन, बी, वीवी गिरी, सी, एन संजीव रेड्डी, डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका उत्तर सी होगा, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 1982 थी। भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राष्ट्रपति और उनकी अवधि दी गई है। फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिरी। तो इसमें हमारा सी उत्तर सही होगा, 2, 3, 4, 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक, एन संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक, जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक, वीवी गिरी 1969 से 1974 तक। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी, जाकिर हुसैन, सी, नीलम संजीव रेड्डी, डी, आर, वेंकट रमन। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। निम्न में से कौन से भारतीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ए, फखरुद्दीन अली अहमद, बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही उत्तर डी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ए, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? ए, बीबी गिरी, बी, एन संजीव रेड्डी, सी, के, आर, नारायणन, डी, जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बीबी गिरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है?
ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ए जस्टिस एम.सी. महाजन, बी जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, सी जस्टिस पी.एन. भगवती, डी जस्टिस बी.के. मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, जस्टिस एम. हिदायतुल्ला। जस्टिस एम. हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असंगत है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि तीनों राष्ट्रपति के नाम है, जबकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? इस ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, 12वां। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी वी गिरी। तो इसका सी उत्तर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, उसके बाद 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी नीलम संजीव रेड्डी, ई ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही उत्तर बी होगा, वी गिरी। राष्ट्रपति बी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। वी गिरी की निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? ए एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी ली कोरबसियर द्वारा, सी एडविन लुटियंस द्वारा, डी तरुण दत्ता द्वारा। इसका सही उत्तर सी होगा, एडविन लुटियंस द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 के उपरांत नाम परिवर्तित कर गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालचारी सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति, उसके कार्यप्रणाली, निर्वाचन आदि से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।